मेरे जो भी सब्सक्राइबर इस चैनल पर नए जुड़े हैं, इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले सीज़न को जिद है तेरे इश्क की ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इस समय चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखेंगे, ताकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मनोरंजक कहानियाँ लाती रहूँ। इसके लिए आप लोग जैसे ही वीडियो अपलोड हो रहा है, लाइक करें, कमेंट करें और कहानी को पूरा सुनें। प्रलय पुलिस स्टेशन की तरफ देख रहा था। वो अंदर आया और अंदर आते ही सीधा लॉकअप की तरफ जाने लगा। इंस्पेक्टर जो वहां पर नाइट ड्यूटी कर रहे थे, वो प्रलय को देखकर खड़े हुए, लेकिन प्रलय ने इशारे से उन्हें बैठने के लिए कह दिया। वो सीधा लॉकअप में आया, जहां पर सृष्टि नीचे ज़मीन पर रखे हुए मैट्रेस पर सो रही थी। प्रलय ने ही उसके लिए इंतज़ाम करवाया था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आया। सृष्टि ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो अपनी जगह पर उठकर बैठती उससे पहले ही प्रलय बिल्कुल उसके करीब आकर उसके बगल में बैठ गया था। उसने सृष्टि को अपने घुटनों पर सर रखने का इशारा किया, तो सृष्टि उसके घुटने पर सर रखकर हल्का सा ऊपर की तरफ हो गई। प्रलय उसके बालों को सहलाने लगा। सृष्टि ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। प्रलय ने उसे घूरा तो सृष्टि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। आज प्रलय को सृष्टि के लिए सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अभी वो एक बच्ची की उम्र की ही थी जब उसकी शादी मानव से हो गई, और फिर मानव की दरिंदगी सालों सहने के बाद वो प्रलय के पास आई, लेकिन प्रलय के दुश्मनों ने उसे उसके पास भी नहीं रहने दिया। हालांकि जब सृष्टि प्रलय के पास नहीं थी तो प्रलय ने उसका भरपूर ख्याल रखा हुआ था, लेकिन वो उसके पास तो नहीं था। एक सुकून जो सृष्टि को मिलना चाहिए था, वो उस सुकून से वंचित थी। और अब प्रलय के पास वापस आने के बाद भी एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही थी। प्रलय और किसी को क्या ही दोष देता, जब वो खुद सृष्टि की तकलीफ़ों का जिम्मेदार था। प्रलय तकरीबन 3-4 घंटे यूं ही सृष्टि को अपने घुटनों पर सर रखकर सुलाए रखा, और फिर सुबह होने पर उसने उसका सर अपने घुटने से हटाया और उसके माथे को हल्का सा चूम कर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी होटल हयात के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो होटल के अंदर आया, जहाँ पर उस रूम को क्लोज कर दिया गया था जहाँ पर सृष्टि नताशा के साथ थी और जहाँ आद्विक का कत्ल हुआ था। वो उस पूरे रूम में अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। तकरीबन 10 मिनट उस रूम में बिताने के बाद प्रलय के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा लिए रूम से बाहर आया। अब वो एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, लेकिन इस बार उसकी मंजिल बहुत अलग थी। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी मित्तल मेंशन के बाहर आकर रुकी और वो तेज कदमों के साथ मेंशन के अंदर आया। अंदर आते ही वो हाल में खड़ा हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, वेदांश मित्तल। उसका चिल्लाना सुनकर अपने रूम में बैठे वेदांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो इस वक्त अपने नाइट गाउन में था। अपने हाथों में जलती हुई सिगरेट लेकर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। नीचे आते हुए उसकी नज़र प्रलय पर गई, जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो प्रलय को देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता ही था तुम आओगे। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, मन तो कर रहा है कि तेरी जान ले लूं, लेकिन फिलहाल मुझे वो प्रूफ चाहिए जो तेरे पास है। पहले मुझे लगा तू एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने तेरे साथ बिजनेस किया, पर तू तो एक नंबर का घटिया निकला। वेदांत सिगरेट का कस भर कर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला। प्रलय राणा ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे दुनिया में टॉप बिजनेसमैन में से एक। तुम ये कैसे भूल सकते हो कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। जब हम बिजनेस में एक एक डील के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो जंग प्यार की है। उसकी बात सुनकर प्रलय को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वेदांश का मुंह तोड़ दे, लेकिन फिलहाल उसने खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था। वो वेदांश की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा प्यार तो भगवान किसी को ना दे। जिससे प्यार था उसे ही जेल की सलाखों में डलवा दिया। वेदांश मुस्कुराया और बोला, ज़रूरी था। अगर अपने प्यार को कुछ पलों की तकलीफ़ देकर मुझे और मेरे प्यार को ज़िंदगी भर का सुकून मिल सकता है तो क्यों नहीं। वैसे अच्छा लगा कि तुमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए तो तुम बिजनेस में टॉप पर हो। तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है। प्रलय तिरछा मुस्कुरा कर बोला,
तुम पर शक तो मुझे बहुत पहले से ही था, लेकिन एक प्रूफ चाहिए था जो मुझे आज सुबह मिला। अब ये बता कि तू चाहता क्या है? वेदांश अपनी टेढ़ी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। मेरे मुंह से इजहार सुनना चाहते हो? प्रलय गुस्से से बोला। ऐसा कुछ मत कह देना जो मैं सुन ना पाऊँ। प्रलय राणा का दिमाग हद से ज़्यादा खराब है। अगर ऐसा वैसा कुछ कहा तो भाड़ में गया सब कुछ। अपनी जान और अपनी जान की जान लेकर भी तुम्हारे इरादों को नाकामयाब करने का दम रखता हूँ मैं। वेदांश भी तुरंत उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला। सच में उसकी जान लोगे? उसके सवाल पर प्रलय एक पल के लिए चुप हो गया था। वेदांश मुस्कुराया और बोला, जिसमें हमारी जान बसती है ना, उसकी जान तो हम कभी भी नहीं ले सकते। और तुम जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। देखा है मैंने तुम्हें, तुम कितना चाहते हो सृष्टि को। बस इसी बात की तकलीफ़ है कि सृष्टि की ज़िंदगी में पहले तुम आए, जबकि आना मुझे चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मैं देर से ही सही लेकिन हमेशा के लिए आऊँगा। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। अगर दे सकते हो तो दे देना, वरना सॉरी। अगर तुम अपने प्यार को मारने का दम रखते हो तो वेदांश मित्तल भी तुमसे कम नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी उससे दूर रहूँगा, लेकिन उसे तुम्हारे करीब तो नहीं आने दूँगा। उसकी बात पर प्रलय के गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो वेदांत की तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसके चेहरे पर पंच जड़ते हुए बोला, मेरी यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वेदांत ने भी उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तो ठीक है, रखो अपनी यूनिवर्स को अपने पास। मेरे पास क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया। उसकी बात सुनकर प्रलय खुद को इतना ज़्यादा मजबूर महसूस कर रहा था कि उसका मन कर रहा था कि सच में अपनी जान भी ले ले और अपनी यूनिवर्स की भी। पर प्रांस का ख्याल उसे ये चीज़ करने की इजाज़त भी नहीं देता था। वो वेदांश की तरफ देखते हुए बोला, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो सृष्टि के लिए कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि वो बेशक से कुछ भी कर ले, लेकिन सृष्टि की बेगुनाही तो प्रूफ हो ही नहीं सकती। मीडिया वालों के पास सब प्रूफ है, जब तक उस प्रूफ से बढ़कर कोई प्रूफ उनके सामने ना रख दिया जाए। और उस रूम में क्या हुआ और क्या नहीं, इसका प्रूफ सिर्फ और सिर्फ वेदांश के पास था, जो कि इस पूरी चीज़ का मास्टरमाइंड था। वहीं वेदांश, जो बस किसी तरह प्रलय की कमजोरी को अपने हाथों में लाना चाहता था, उसे मौका तब मिला जब उसे पता चला नताशा की शादी आद्विक से हुई है। और आद्विक के बारे में तो वो पहले से ही बहुत कुछ जानता था कि वो कैसा इंसान है। इसलिए वो कुछ दिन पहले ही आद्विक से मिला था और उसे नताशा और प्रलय के खिलाफ भड़का कर भी आया था, ताकि वो कुछ ऐसा करे जिससे फ़ायदा वेदांश को हो। और उसे सरप्राइज़ तब मिला जब नताशा ने खुद आद्विक से मिलने की बात की। बस उसी वक्त वेदांश ने अपना दिमाग चला दिया था कि ज़रूर कुछ ऐसा होगा जिससे ना सिर्फ उसको फ़ायदा होगा, बल्कि पूरी गेम पलट जाएगी। प्रलय गुस्से से वेदांश की तरफ देख रहा था और वेदांश अब साइड में बने हुए कैबिनेट की तरफ गया। उसने वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और वापस प्रलय के पास आकर उन डॉक्यूमेंट्स को प्रलय की तरफ बढ़ा दिया। प्रलय ने तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में लिया। अगले ही पल उसकी दूसरी मुट्ठी कस चुकी थी। उसके हाथों में जो डॉक्यूमेंट थे वो एक नहीं बल्कि दो चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स थे, जिनमें से एक थे प्रलय और सृष्टि के डिवोर्स पेपर और दूसरे था राणा इंडस्ट्रीज़ के पेपर। प्रलय तिरछा मुस्कुराया। वेदांश की चालाकी देखकर वो उसकी तरफ देखकर बड़ी ही सार्कास्टिक वॉइस में बोला, कच्चे खिलाड़ी तो तुम नहीं हो। वेदांश मुस्कुराते हुए बोला, अब प्रलय राणा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन प्रलय राणा से कम भी नहीं हूँ। अपने और सृष्टि के डिवोर्स पेपर पर साइन करके तुम सृष्टि की आज़ादी खरीद रहे हो, लेकिन अगर तुमने इसके बाद जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। फैसला तुम्हारा है। अगर चाहिए सृष्टि की आज़ादी तो इन दोनों पर साइन कर दो, वरना बताओ चाय कॉफ़ी लोगे या फिर ड्रिंक करना पसंद करोगे, क्योंकि मित्तल मेंशन में आए हुए मेहमानों को मैं यूं ही नहीं जाने देता। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय ने साइड में रखा हुआ पेन उठाया और उन दोनों डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। उसने ना सिर्फ अपने और सृष्टि के डाइवोर्स पेपर पर साइन किए थे, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी भी वेदांश के नाम कर दी थी। वेदांश ने उन पेपर्स को अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन मेरी सृष्टि से शादी होगी उस दिन ये पेपर्स मैं तुम्हारे सामने फाड़ दूंगा
और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें भी कायनात से शादी करनी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ सृष्टि को बेल मिलेगी। जब तक उसकी हियरिंग होगी तब तक तुम्हारी और कायनात की शादी हो जानी चाहिए, वरना वो प्रूफ जो तुम्हें मिलने चाहिए तुम बस उनका इंतज़ार करते रह जाओगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रलय अचानक से बोला, लेकिन पहले मुझे वो प्रूफ देखने हैं। वेदांश मुस्कुराया और बोला, वैसे बिजनेसमैन तो तुम काफ़ी कड़क हो, घाटे का सौदा भी नहीं करते, और जिस डील में फ़ायदे की कन्फर्मेशन नहीं वो डील भी नहीं करते। मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। प्रलय मुस्कुराया और बोला, फालतू की बकवास बंद करके अगर काम पर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वेदांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं साइड में रखा हुआ रिमोट उठाया। सामने दीवार पर एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी। प्रलय तुरंत बोला, पहले यहाँ के सर्वेंट बाहर भेजो। वेदांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत वहाँ पर खड़ी एक सर्वेंट को इशारा किया तो वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। फिलहाल उसके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था। प्रलय उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, और कायनात? वेदांश मुस्कुराते हुए बोला, दिमाग बहुत चलता है तुम्हारा। खैर वो अपने रूम में है और उसका रूम बाहर से लॉक है, वो बाहर नहीं आ सकती। प्रलय ने अब कुछ नहीं कहा और नज़रें सामने एलईडी स्क्रीन पर गड़ा दी तो वेदांश ने वहाँ पर एक वीडियो चलाई जिसमें नताशा उस रूम में थी जहाँ पर आद्विक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। आद्विक और नताशा के बीच कुछ देर बात हुई, जिसके बाद नताशा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। उसने आद्विक पर वार करना चाहा, लेकिन आद्विक ने तुरंत फुर्ती से काम लेते हुए नताशा के हाथ पैर बांध दिए थे। और फिर कुछ ही देर बाद रूम में सृष्टि आई। आद्विक ने जिस तरह से सृष्टि को बुलाया था वो सब साफ सुनाई दे रहा था, और नताशा और आद्विक की बातें भी, जिससे साफ पता चल रहा था कि आद्विक उसे कितना टॉर्चर करता था। हालांकि वो सब बातें पहले से ही पता थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था आद्विक को सज़ा देने का। उसे नहीं पता था कि उसके इंतज़ार के चक्कर में इतना सब कुछ हो जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए ही तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। जब सृष्टि रूम में आई तो उसके और आद्विक के बीच भी बहस हुई। सृष्टि ने नताशा को आद्विक के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आद्विक उस पर ही हावी होने लगा था। उसने जिस तरह से सृष्टि के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, वो शुरू होते ही प्रलय ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और बोला, बंद करो इसे। वेदांत ने तुरंत रिमोट से एलईडी स्क्रीन बंद कर दी थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, डाइवोर्स पेपर पर मैंने साइन कर दिए हैं, वो तुम मुझे दो और कायनात को राणा मेंशन भेज देना। वेदांश ने अपना सर हाँ में हिलाया और डाइवोर्स पेपर प्रलय की तरफ बढ़ा दिया। प्रलय ने वो डाइवोर्स पेपर लिए और तुरंत वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँचा। उसने सृष्टि के बेल पेपर रेडी करवा लिए थे और कुछ ही देर में सृष्टि को बेल भी मिलने वाली थी, लेकिन अब वो सृष्टि से नज़रें मिलाने में भी हिचकिचा रहा था। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। वो यूं ही अपनी गाड़ी में बैठा रहा। उसके सामने ही लॉयर और प्रलय का मैनेजर अंदर की तरफ गया जो सृष्टि की बेल करवाने वाले थे, लेकिन प्रलय अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि लॉकअप में बैठी थी। तभी प्रलय का मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। साथ ही एक लेडी कांस्टेबल थी जिसने आकर लॉकअप का ताला खोला और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आपकी बेल हो गई है। सृष्टि ने नज़र उठाकर जैसे ही सामने की तरफ देखा वो हैरान ही रह गई, क्योंकि वो प्रलय को देखना चाहती थी, लेकिन प्रलय वहाँ पर नहीं था। वो हैरानी से प्रलय के मैनेजर विद्युत को देखते हुए बोली, मिस्टर राणा कहाँ हैं? विद्युत तुरंत बोला, वो थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं आए। ये बोलते हुए वो थोड़ा हड़बड़ा रहा था। उसकी हड़बड़ाहट देखकर सृष्टि को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। इतना तो वो भी जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका डिस्ट्रॉयर उसके पास ना आए। वो अचानक से हंसी और बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? ज़रूर वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ आई, लेकिन बाहर भी उसे प्रलय कहीं नज़र नहीं आया। विद्युत सृष्टि के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मैम बाहर गाड़ी में ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है, प्लीज़ आप जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। जहां साइन करना है कर दीजिए, उसके बाद हमें राणा मेंशन के लिए चलना होगा। सृष्टि तुरंत बोली, नहीं मैं कहीं पर भी साइन नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे डिस्ट्रॉयर मुझे लेने ना आए?
वो कल रात को भी मेरे पास आए थे, तो अब सुबह उनके ना आने का तो सवाल ही नहीं बनता। तुम मुझे बताओ वो कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कहीं प्रांस को तो कुछ नहीं हो गया? उसकी बात सुनकर विद्युत जल्दी से बोला, नहीं मैम, वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ आप जल्दी से बिल पेपर पर साइन कर दीजिए, उसके बाद हमें यहाँ से चलना है। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल आज सुबह से बेचैन हो रहा था और अब प्रलय के बिना तो उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो कांपते हुए पैरों के साथ आगे की तरफ आई और फॉर्मेलिटी पेपर पर साइन करने लगी। कुछ देर बाद वो विद्युत के साथ बाहर आ चुकी थी, लेकिन अब प्रलय वहाँ से जा चुका था। सृष्टि गाड़ी में बैठी पूरे रास्ते उसका दिल बहुत धीमे धीमे धड़क रहा था, जैसे धड़कने से इनकार कर रहा हो। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने को है। उसका रोने का, चीखने का, चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने खुद को संभाला हुआ था। पर पता नहीं प्रलय को देखकर वो कैसे खुद को संभालने वाली थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी राणा मेंशन के बाहर पहुंची और वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। उसे लगा बाहर दरवाजे पर ही ज़रूर कोई ना कोई उसका इंतज़ार करता मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो धीमे धीमे कदमों के साथ अंदर आई। उसके आंखों से आंसू एक बार फिर से गिरने लगे थे। उसे यूं देखकर विद्युत को भी बुरा लग रहा था। अंदर आते ही उसकी नज़र प्रलय पर गई, जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। सृष्टि को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। ना जाने क्यों सृष्टि को उसका इस तरह से खड़ा होना भी बहुत अजीब लग रहा था। उसे तो लगा था कि प्रलय जब भी उसे देखेगा तो तुरंत उसे अपने सीने में छुपा लेगा कि कहीं दोबारा सृष्टि को कोई उससे अलग ना कर दे। लेकिन यहाँ तो वो उसे देखकर भी बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। वो तुरंत प्रलय की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ आई, क्या कर रही हो तुम? पहले अभी मैं पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुई और तुम इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हो? वो आवाज़ सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ पर कायनात सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। कायनात को वहाँ पर देखकर सृष्टि हैरान रह गई। उसका दिल धक सा रह गया। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है डिस्ट्रॉयर? अभी वो बोल ही रही थी कि कायनात प्रलय के बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, चलें। सृष्टि की सांस गहरी हो चली थी। प्रलय उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम जेल से बाहर आ गई। कांग्रेचुलेशंस। तुमने मेरी फैमिली के लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया कहूँ कम होगा। तुम्हारी वजह से नताशा की लाइफ बर्बाद होने से बच गई। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि तुरंत उसके पास आई और उसने अगले ही पल प्रलय को गिरेबान से पकड़ लिया। प्रलय की नज़रें भी उस पर गहरी हो गई। वहीं सृष्टि जोर से चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद कीजिए अपनी और मुझे ये बताइए कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको छूने की, और आपने इसे खुद को छूने भी कैसे दिया? ये सब क्या चल रहा है डिस्ट्रॉयर? उसकी बात सुनकर प्रलय ने उसके हाथों को अपने गिरेबान से हटाया और बोला, मुझे तुम बहुत पसंद थी सृष्टि, क्योंकि तुम बहुत मासूम थी। लेकिन अब जो तुम बन गई हो ना, मेरा तुमसे मन उठ गया है। एक मर्डरर के साथ मैं अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला ले लिया है। वो रहे सामने डिवोर्स पेपर जिन पर मैंने साइन कर दिया है, और अब तुम भी उन पर साइन कर दो। उसकी बात सुनकर सृष्टि बस उसकी तरफ देखती रह गई। कायनात ने सृष्टि की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ अब तुम ड्रामा मत करना। प्रलय तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो तुम भी चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन करो और यहाँ से चली जाओ। प्रलय का और मेरा मूड मत खराब करना। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ सृष्टि ने उसके गाल पर रसीद कर दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। जैसे ही सृष्टि ने कायनात के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, कायनात के होश उड़ गए। उसका चेहरा दूसरी तरफ लुढ़क गया था और सृष्टि का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी नज़रें अब प्रलय पर आ चुकी थी। वो प्रलय का गिरेबान जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मेरे सामने इस तरह की बेहुदा बकवास मत कीजिए डिस्ट्रॉयर। ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। ये मत कहिएगा कि अभी आप इस कायनात से शादी करना चाहते हैं।
अगर ऐसा है ना तो मैं सच बता रही हूँ ना, मैं सिर्फ इस कायनात को ख़त्म करूँगी बल्कि आपको और ख़ुद को भी कर लूँगी। उसका गुस्सा देखकर प्रलय हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सृष्टि इस तरह से भी गुस्सा कर सकती है। उसने सृष्टि से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, तुम तो काफ़ी तेज़ हो गई हो सृष्टि, तुम्हें तो वो सब पहले ही पता चलने लग गया है जो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। खैर, जब तुम्हें आइडिया हो ही गया है तो अब मुझे तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मैं कायनात से शादी। अभी वो बोल ही रहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ अब सृष्टि ने कायनात के गाल पर और सर दिया। वो चुपचाप खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अब सृष्टि ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा तो मारा क्यों। सृष्टि गुस्से से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, जरा एक बार फिर से ये बकवास कीजिए और इस बार मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। उसकी धमकी सुनकर एक पल के लिए तो प्रलय को हंसी आ रही थी। कायनात ने तो कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर नील पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरी शिद्दत से पीटा हो। कायनात गुस्से से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। ये बोलकर जैसे ही वो सृष्टि की तरफ बढ़ने लगी, प्रलय ने तुरंत सृष्टि को दूसरी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। मैंने कह दिया ना कि मैं आपसे शादी करने वाला हूँ, तो हाँ, मैं कायनात से शादी करने वाला हूँ। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया और तुरंत अपने आसपास देखने लगी। प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या ढूंढ रही हो। सृष्टि गुस्से से बोली, आपको मारने के लिए कुछ चीज़ ढूंढ रही हूँ, क्योंकि आप पर हाथ तो मैं नहीं उठा सकती ना, इसलिए कोई और चीज़ उठाना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, मेरे सामने बकवास मत कीजिए। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ डिस्ट्रॉयर। मैं सच बता रही हूँ, मेरे हाथों से एक आध मर्डर और हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने जब कायनात की तरफ देखा तो कायनात का गला सूखने लगा। इतना तो वो भी जानती थी कि सृष्टि ने आद्विक का मर्डर किया है। ऐसे में अब उसे सच में सृष्टि से डर लगने लगा था। वहीं सृष्टि अब एक गहरी सांस लेकर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, चलो मान लिया आप इस कायनात से शादी करने वाले हैं। कब करेंगे आप ये शादी। प्रलय तुरंत बोला, जब मेरी मर्जी होगी। सृष्टि गुस्से से बोली, नहीं, मर्जी नहीं, आप भी इसी वक्त ये शादी कीजिए, तब जाकर मैं मानूंगी कि हाँ, आप सच में ये शादी करने वाले हैं। प्रलय गुस्से से बोला, अजीब ज़बरदस्ती है। मैंने कह दिया ना, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं शादी करूँगा। कायनात तुरंत बोली, तुम अभी क्यों नहीं शादी कर लेते प्रलय। वैसे भी हमें शादी तो करनी है ना, तो क्यों ना इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। सृष्टि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह बंद करूं, चुप रहो, वरना ऐसा मुंह बंद करूंगी कि कभी खाना खाने के लिए भी मुंह खोल नहीं पाओगी। उसकी धमकी सुनकर कायनात एक बार फिर से चुप हो गई। वहीं प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने बोल दिया कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा तो मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। प्रलय राणा पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सृष्टि गुस्से से बोली, लेकिन प्रलय राणा पर ये सृष्टि प्रलय राणा बहुत कुछ कर सकती है। जब मैंने आपको डिवोर्स ही नहीं दिया तो आप इससे शादी भी इससे करेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे आप इसके साथ फेरे लेते हैं। प्रलय तुरंत बोला, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। प्रलय राणा को कोई रोके, इतनी हिम्मत तो किसी के बाप में नहीं है। उसकी बात सुनकर सृष्टि व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तो मैं भी देखती हूँ कि आप ये शादी कैसे कर सकते हैं। जाओ, आपको चैलेंज किया मिस्टर प्रलय राणा, आप मुझे ये शादी करके दिखा दीजिए। ये शादी हो गई तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। आपको मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और कायनात की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर प्रलय राणा के करीब ज़रा सोच समझ कर आना। अभी अभी एक मर्डर करते हुए आई हूँ, दूसरा मर्डर करने में अब मुझे डर नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसकी कायनात पर नज़रें और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और कायनात को एक बार फिर से डर लगने लगा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर प्रलय हल्का सा मुस्कुराया। वहीं दूसरी तरफ कुसुम जी अपने रूम में थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रलय कर क्या रहा है। प्रलय जब कायनात को लेकर आया था तब उनकी अच्छी खासी प्रलय से बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रलय को ये बोल दिया था कि अगर सृष्टि इस घर से जाएगी तो वो भी उसके साथ इस घर से चली जाएंगी। अब वो अपने कमरे में थी और तभी कमरे के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर सृष्टि खड़ी थी।
उनकी आंखों में नमी और उनके होठों पर मुस्कुराहट एक साथ आ गई। वो तुरंत बिस्तर पर से उठकर सृष्टि के पास आई। एक दिन में ही उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वहीं सृष्टि भी आकर सीधा उनके गले लग गई और रोने लगी। कुसुम जी उसे संभालते हुए बोली, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें क्या फील हो रहा होगा, लेकिन मैं खुद नहीं जानती कि आखिर प्रलय के दिमाग में चल क्या रहा है। मैं ना उसे रोक पा रही हूँ और ना ही उसे कुछ बोल पा रही हूँ। अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। सृष्टि उनसे अलग हुई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए माँ, बहुत हवा में उड़ रहे हैं ना ये डिस्ट्रॉयर। अगर इन्हें मैंने ज़मीन पर लाकर पटक नहीं दिया तो मैं भी सृष्टि प्रलय राणा नहीं। बहुत हुआ इनसे डरना और इनकी बातें मानना। इनकी और उस छिपकली की शादी तो मैं ऐसे करवाऊंगी कि याद रखेंगे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता माँ कि डिस्ट्रॉयर मुझे लेने जेल ना आए और वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लें। वो अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन किसी और को। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी। उसे प्रलय पर हद से ज़्यादा विश्वास था। इतना तो उसे खुद पर नहीं था जितना प्रलय पर भरोसा था। और वो जानती थी कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो प्रलय उससे छुपा रहा है। बस अब उसे वो बात जाननी थी। वहीं प्रलय इस वक्त गाड़ी में था और उसकी साथ वाली सीट पर कायनात बैठी थी। वो कायनात को ब्रेकफास्ट के लिए बाहर लेकर जा रहा था, जो कायनात की डिमांड थी। उसका मन तो कर रहा था कि गाड़ी को फुल स्पीड पर दौड़ाए और एक्सीडेंट हो जाए। बेशक से उसकी जान जाती है चली जाए, लेकिन कायनात को जिंदा देखकर भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी कायनात ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, तुम सोच भी नहीं सकते प्रलय, मैं हमारी शादी के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रलय ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम लोग मुझे मजबूर तो कर सकते हो कायनात, लेकिन इतना याद रखना कि जब प्रलय राणा का वक्त आएगा ना, उस वक्त तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने प्रलय राणा के साथ पंगा क्यों लिया। कायनात मुंह बनाते हुए बोली, तुम अब भी मुझसे नाराज हो। देखो प्रलय, प्यार और जंग में सब जायज़ होता है। जैसे तुमने सृष्टि को हासिल करने के लिए हर एक चीज़ की, वैसे मैं भी तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम प्यार हो मेरा, तुम्हें मैं यूं ही किसी और का नहीं होने दे सकती। उसकी बात सुनकर प्रलय ने कुछ नहीं कहा। वो सामने की तरफ देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगा और मन ही मन बोला, प्यार तो मैं मेरी यूनिवर्स का हूँ और मैं जानता हूँ मेरी यूनिवर्स कुछ भी करेगी, लेकिन इस तरह की फालतू बातों में नहीं आएगी। तुम लोग मुझे उलझाना चाहते थे ना, लेकिन तुम जानते नहीं हो, जहाँ पर सृष्टि में प्रलय आ जाए वहाँ पर तो किसी की औकात ही नहीं होती टिकने की। तो तुम दोनों तो चीज़ ही क्या हो। कायनात चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अब प्रलय उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में आकर रुके और कायनात को लेकर वो रेस्टोरेंट के अंदर आया। उसने बहुत सारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था और कायनात उस ब्रेकफास्ट को देखकर एक्साइटेड भी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय उसके साथ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन जब प्रलय ने उस ब्रेकफास्ट में से ज़रा सा भी कुछ नहीं खाया तो उसे गुस्सा आने लगा। वो प्रलय से गुस्से में बोली, ये क्या प्रलय, तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो। प्रलय ने उसे गहरी नज़रों से देखा और बोला, तुम्हें यहाँ पर लेकर आना मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम मुझे अपने साथ खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तुम्हें जो खाना है खाओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और आकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने अपना फ़ोन ऑन किया और उसमें सृष्टि की पिक्चर देखने लगा, जो उसकी और सृष्टि की शादी की पिक्चर थी। उसने उस पिक्चर को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि राणा मेंशन में थी और इस वक्त वो प्रांस को संभाल रही थी। वो प्रांस के साथ खेल रही थी। कुसुम जी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो उसकी बगल में बैठी और उसे देखते हुए बोली, तुम इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हो, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो तुम्हारा ये नॉर्मल बिहेव भी बहुत अजीब लग रहा है। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं मॉम आप। अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रॉयर की हरकतों के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी या फिर मैं मायूस हो जाऊँगी, तो ये गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता मेरे में इतना चेंज कैसे आया, लेकिन शायद ये मेरे डिस्ट्रॉयर के प्यार का असर है कि अब मैं कोई भी ऐरा गैरा इंसान मुझे तोड़ नहीं सकता।
और खुद प्रलय राणा भी अपनी सृष्टि को नहीं तोड़ सकती। वो मेरी ताकत है, मेरी कमज़ोरी नहीं माँ। उसकी बातें सुनकर कुसुम जी मुस्कुराई और वो तुरंत वहाँ से उठकर सामने की तरफ गई। वो अब कुछ पैसे लेकर वापस सृष्टि के पास आई और उसके सर को घुमाने लगी। सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए। ये बोलकर उन्होंने जल्दी से सर्वेंट को बुलाया और वो पैसे देकर उसे बोले, अपने लिए कुछ खरीद लेना। वो सर्वेंट मुस्कुराते हुए उन पैसों को लेकर वहाँ से चली गई और तभी बाहर से प्रलय की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सृष्टि ने प्रांस को बेड पर लिटाया और बोली, आप इसका ख्याल रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसकी नज़र प्रलय और कायनात पर गई, जो एक दूसरे का हाथ थामकर अंदर की तरफ आ रहे थे। अचानक ही सृष्टि हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर कायनात का खून खौलने लगा। प्रलय को भी उसका हंसना बहुत अजीब लग रहा था। वो सृष्टि के पास आया और बोला, पागल हो गई हो क्या? सृष्टि मुस्कुराई और बोली, अब जब कोई अजीब सी या फिर कोई फ़नी चीज़ अपनी आंखों के सामने देखूंगी तो हंसी तो आएगी ना डिस्ट्रॉयर। कायनात गुस्से से बोली, प्रलय को डिस्ट्रॉयर कहना बंद करो, अब वो मेरा है, तुम उसे ऐसे नाम से नहीं बुला सकती। वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टर राणा है। सृष्टि कायनात की बात सुनकर और भी ज़्यादा हंसी और बोली, कभी कभी इंसान कितना बेशर्म हो जाता है ना, जो पिटाई से भी नहीं मानता। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा करूं तो करूं क्या। अगर तुम्हारे करेले भी तल दूंगी तो शायद तुम नहीं सुधरने वाली। और तुम्हें पता है मैं हंस क्यों रही थी? तुम्हें डिस्ट्रॉयर के साथ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे डिस्ट्रॉयर किसी लंगूरनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं और वो लंगूरनी फुदक फुदक कर चल रही है। उसकी बात सुनकर कायनात का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। प्रलय के भी अचानक से हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देखकर अब कायनात और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार मेरी और प्रलय की शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। सृष्टि तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, पहले तो जाओ और जाकर अपने कपड़े बदल लो। तुम सिर्फ लंगूंडी की तरह चल नहीं रही हो, लगता है खाकर भी तुम लंगूरों की तरह आई हो, तभी तो अपने पूरे कपड़े खराब कर लिए। उसकी बात सुनकर कायनात ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो सच में उसके कपड़ों पर दाग लगा था। अब वो तुरंत वहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ गई। उसका चेहरा गुस्से से बेहद लाल हो चुका था और उसकी मुट्ठियां भी गुस्से से कसी हुई थी। उसके जाने के बाद प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा। वहीं सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी है डिस्ट्रॉयर, जो मेरी आंखों में आंसू ला दिए आपने? उसके सवाल पर प्रलय का दिल धक सा रह गया। वहीं सृष्टि ने अचानक ही प्रलय का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि की इस हरकत पर प्रलय की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि सृष्टि उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़रें प्यार से लबालब भरी हुई थी और अब सृष्टि ने उसका चेहरा थोड़े नीचे की तरफ झुकाया और अगले ही पल उसके होठों को लॉक कर दिया। प्रलय के हाथ खुद ब खुद सृष्टि के कमर पर आ गए। प्रलय और सृष्टि दोनों के बेकरार दिल को सुकून मिल गया था। कायनात गुस्से से कांपते हुए अपने रूम में जा चुकी थी और नताशा भी अपने रूम में थी और वहीं कुसुम जी भी प्रांस को लेकर अपने रूम में बैठी थी। तो उन दोनों को पूरा मौका मिला हुआ था, जैसे अपने दिल में भरी हुई चीज़ों को बाहर निकालने का। और लोगों की नफ़रत, लोगों का गुस्सा, बदला, सब कुछ वो दोनों एक दूसरे के प्यार के ज़रिए निकाल रहे थे। प्रलय की तरफ से भी जब सृष्टि को रिस्पांस मिलने लगा तो सृष्टि समझ चुकी थी कि ज़रूर प्रलय उसके सामने जो कुछ भी कर रहा है वो सब फेक है। उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वो सृष्टि को डिवोर्स देना चाहता है और ना ही कायनात से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रलय उसे इस तरह से कभी नहीं करता। कुछ देर बाद सृष्टि खुद ही प्रलय से दूर हुई और बोली, आप मेरे साथ तो ज़रा सा भी पीछे नहीं हटते और बड़े आए किसी और से शादी करने वाले। प्रलय तुरंत बोला, तो मैं क्यों पीछे हटूं? अब अगर सामने से लड़की किस करेगी तो लड़का क्या नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बैठ जाएगा? जो मिल रहा है उसे तो लेगा ही। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड और शरारत से भरे एक्सप्रेशन दोनों ही झलक रहे थे। वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया और सृष्टि उसे तिरछी नज़रों से देखने लगी। जैसे ही प्रलय अपने कमरे में आया तो एकदम से चौंक गया,
क्योंकि सामने खड़ी कायनात क्लोजेट में से सृष्टि के कपड़े निकाल कर बाहर फेंक रही थी। प्रलय आगे की तरफ आया और कायनात की तरफ देखते हुए बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है ना तुम्हारा? मैंने तुम्हें इस कमरे में रहने की इजाज़त क्या दे दी? तुम्हें लगा कि तुम इस रूम में सृष्टि की चीज़ बाहर निकाल दोगी? कायनात गुस्से से बोली, हाँ, मैं उसकी सारी चीज़ बाहर निकाल दूंगी। जब हम दोनों की शादी होने वाली है तो तुम उसकी चीज़ें वैसे भी इस रूम में नहीं रख सकते हो, और अगर तुम्हें उसकी चीज़ इस रूम से रखनी है ना तो ठीक है, मैं इस घर से चली जाती हूँ। लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा ना प्रलय, उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगे। उसकी बात सुनकर प्रलय कुछ बोल नहीं पाया। तभी कायनात ने क्लोजेट में से सृष्टि की एक ड्रेस बाहर निकाली जो सृष्टि को बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वो ड्रेस प्रलय ने उसे लाकर दी थी। वो उसे नीचे ज़मीन पर फेंकने लगी, लेकिन अचानक ही किसी ने उसे कैच कर लिया, और ये कोई और नहीं बल्कि सृष्टि खुद थी। सृष्टि ने उस ड्रेस को पूरी तरह से अपने हाथों में लिया और फिर उसे देखते हुए आगे की तरफ आई। उसे अपने सामने देखकर कायनात का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरी चीज़ तो यहाँ से बाहर निकाल दोगे, लेकिन मेरे डिस्ट्रॉयर के दिल के अंदर मेरे लिए जो प्यार है उसे कैसे बाहर निकालोगी? कायनात व्यंग से हंसी और बोली, लगता है तुम किसी गलत फहमी में हो। जिसे तुम अपना डिस्ट्रॉयर कह रही हो ना, पहली बात तो वो तुम्हारा डिस्ट्रॉयर नहीं है, और वो खुद तुम्हें डिवोर्स दे रहे हैं और मुझसे शादी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जिस तरह से तुमने मर्डर किया है ना, तुम्हें क्या लगता है कि प्रलय तुमसे प्यार करेगा? ऐसी लड़की से तो जितना दूर रहो उतना बेहतर। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही सृष्टि ने उस ड्रेस को वापस क्लोजेट में रखा और अगले ही पल उसने कायनात का गला अपने हाथों में पकड़ लिया। कायनात एकदम हैरान रह गई। सृष्टि उसकी गर्दन को अपने हाथों में पूरी तरह से दबोचते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी। कायनात इसके लिए रेडी नहीं थी। वो सीधा पीछे दीवार पर जाकर लगी। वो सृष्टि को खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन सृष्टि पर तो जैसे ना जाने किस बाहुबली की आत्मा आ चुकी थी। उसने कसकर कायनात की गर्दन को दबाया हुआ था। कायनात की सांस भी हलक में अटकने लगी थी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी तो तुमने पूरी तरह से मुझे देखा ही कहाँ है। तुम एक मर्डर की बात करती हो, मैं तो हर रोज़ एक नया मर्डर कर सकती हूँ अपने डिस्ट्रॉयर के लिए, और मुझे लगता है आज बारी तुम्हारी है। कायनात के पास ज़मीन पर रगड़ने लगे थे। सृष्टि तुरंत बोली, अब अगर इस रूम में मेरी एक भी चीज़ को हाथ लगाया ना, तो अब तो तुम्हें ज़िंदा छोड़ रही हूँ, अगली बार तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें वो मौत दूंगी कि तुम्हारी आत्मा तक शादी से इनकार कर देगी, संन्यास ले लेगी वो। उसकी बात सुनकर कायनात बस तड़पती रह गई, और अब सृष्टि ने उसे एक झटके से छोड़ दिया था। सृष्टि पीछे की तरफ हटी और बेड पर फैलते हुए बोली, अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि मैं तुम्हें इस बेड पर सोने दूंगी, इस क्लोजेट में अपने कपड़े रखने दूंगी, तो सारी सिंड्रेला, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं रहूँगी, और ट्रेलर तो मैं तुम्हें दिखा ही चुकी हूँ। अब अगर ज़्यादा तुमने उछलने की कोशिश की या फिर लंगूरों की तरफ उदकने की कोशिश की, तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। कायनात गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। प्रलय उसकी तरफ देख रहा था, कैसे सृष्टि ने कायनात का गला दबाया था। काश ये हिम्मत सृष्टि में पहले भी होती। जब जब मानव उस पर अत्याचार करता था, तो काश सृष्टि ने उसे भी इस तरह से जवाब दिया होता। वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। सृष्टि अपनी जगह से उठी और फिर प्रलय के पास आकर बोली, इस वाली ड्रेस को मैं नहीं पहनूंगी। डिस्ट्रॉयर, इस चुड़ैल ने इसको हाथ लगाया था और मुझे बिचेस से एलर्जी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई, और कायनात बस उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। जिस तरह से सृष्टि उसकी इंसल्ट करके गई थी, प्रलय को डर लग रहा था कि ना जाने अब कायनात क्या करेगी, लेकिन उसे शिकार करने के लिए प्रलय था, और फिर भी एक डर प्रलय के दिल में था। कुछ देर बाद प्रलय और कायनात दोनों लंच करने के लिए नीचे हॉल में आए। सृष्टि नताशा के रूम में थी। वो नताशा को संभाल रही थी। अब सृष्टि को अपने सामने देखकर नताशा खुश थी। वो उससे पूछ रही थी कि वो ठीक तो है ना। वो बार बार खुद को ही ब्लेम कर रही थी, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, और सृष्टि उसे समझा रही थी कि उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। जो हुआ है वो होना लिखा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जो किस्मत में होता है वो हमेशा होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता।
नताशा भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा संभल गई थी। सृष्टि को घर पर देखकर उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। वो नताशा को लेकर नीचे हॉल में आई, जहाँ पर कायनात डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी और प्रलय भी। कायनात ने जैसे ही सृष्टि को देखा वो तुरंत बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, कितनी बेशर्म लड़की हो ना तुम। प्रलय ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स के पेपर उसने तुम्हारे मुंह पर फेंक दिए, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बैठी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो अब तक इस घर से जा चुकी होती, पर तुम्हारी बेशर्मी का तो लेवल ही अलग है। सृष्टि ने एक नज़र कुसुम जी की तरफ देखा, जो किचन की तरफ से बाहर को आ रही थी, लेकिन उसे जो डायलॉग बोलना था उसे बोले बिना भी वो रह नहीं पा रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और कायनात की तरफ देखते हुए बोली, अरे मेरी बेशर्मी की तो तुम क्या ही बात करोगी। मेरी बेशर्मी के बारे में अगर डिटेल से जानना होगा ना तो डिस्ट्रॉयर से पूछना। मेरी बेशर्मी के आगे तो उन्हें भी शर्म आ जाती है। ये बोलते हुए उसने प्रलय की तरफ देखकर आई विंग की तो प्रलय की एकदम से खांसी छूट गई। कायनात का मुंह खुला का खुला रह गया। वहाँ कुसुम जी भी अब तुरंत वापस किचन की तरफ जा चुकी थी। नताशा भी अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। कायनात गुस्से से बोली, अब इससे ज़्यादा बेशर्मी तुम क्या ही करोगी। वहीं सृष्टि प्रलय की तरफ देखने लगी, जो खांस रहा था। उसे देखकर बोली, कहीं आपको वो वाला मोमेंट तो याद नहीं आ गया जब मैं आपको। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रों में शरारत साफ झलक रही थी। वहीं प्रलय अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए बोला, डाइनिंग टेबल पर लंच के टाइम अगर लंच हो तो ज़्यादा बेहतर है। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, आप भी ना डिस्ट्रॉयर। कायनात ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। वो दांत पीसते हुए बोली, कितनी बेहुदा लड़की हो तुम। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो तो तुम ही हो। तभी तो एक बार इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालने के बाद भी दोबारा इस घर में चली आई। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कभी नहीं आती, वो बात अलग है। अगर मेरे डिस्ट्रॉयर मुझे अपनी गोद में उठाकर ले आते तो मैं शायद उन्हें रोक भी नहीं पाती। प्रलय अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाए हल्का सा मुस्कुराया और उसके मुस्कुराहट को देखकर सृष्टि की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वहीं कायनात बुरी तरह से चिढ़ रही थी। तभी कुसुम जी ने वहाँ पर पूरा लंच सर्व करवा दिया। कुसुम जी ने सृष्टि की तरफ देखा और कुछ इशारा करने लगी। सृष्टि भी सवालिया नज़रों से उन्हें देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई और साथ ही साथ उनके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई। प्रलय भी उन दोनों सास बहू की तरफ देख रहा था और नताशा भी इशारों इशारों में सब कुछ समझ चुकी थी। तभी कायनात ने सामने सब्जी के बाउल की तरफ देखा, जिसमें मलाई कोफ्ता रखा हुआ था। वो उस मलाई कोफ्ता को देखकर मुस्कुराई और बोली, ये मेरा फेवरेट है। ये बोलकर उसने जल्दी से सब्जी लिया और उसे अपने कटोरी में डाल लिया। सब लोग अपना चेहरा झुकाए उसकी तरफ देख रहे थे। जैसे ही कायनात ने टेस्ट करने के लिए वो कोफ्ता अपने मुंह में डाला, अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। कुसुम जी ने वो सब्जी स्पेशली उसके लिए ही बनाई थी, ताकि जितनी कड़वी और तीखी उसकी ज़ुबान है उसे उससे कड़वाहट का टेस्ट भी करवाया जा सके। उसमें उन्होंने घोस्ट पेपर मिलवाया था, जिसकी वजह से कायनात के छक्के छूट चुके थे। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था और कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोली, इतनी मिर्ची। कुसुम जी मुस्कुरा कर बोली, ये सब हमारे लिए तो नॉर्मल है। वो क्या है ना, तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी मीठी है तो तुम्हें ये कड़वा लग रहा होगा। कायनात गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसका पूरा मुंह जल रहा था। उसने सामने टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर पहले पानी रखा था, लेकिन अब वहाँ से पानी भी गायब था। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अब वो तुरंत अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ भागी। कुसुम जी उसे भागते हुए देख बोली, किचन में शायद तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, पानी खत्म हो चुका है, लेकिन शायद चुल्लू भर पानी तुम्हें मिल जाए, उसमें डूब मरना। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सृष्टि तो सृष्टि, कुसुम जी भी सार्कास्टिक हो रही थी। कायनात किचन में आई और आकर अपने लिए पानी ढूंढने लगी, लेकिन कुसुम जी सच ही बोल रही थी, वहाँ पर उसके लिए पानी था ही नहीं। आरओ भी खाली पड़ा था और फ्रिज में भी पानी की एक बोतल तक नहीं थी। उसका मुंह और भी ज़्यादा जलने लगा था। अब तो उसके मुंह में छाले होने लगे थे। वो मिर्ची की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और बाहर की तरफ सब लोग बैठे आराम से अब अपना लंच कर रहे थे। किसी को कायनात की कुछ पड़ी ही नहीं थी।
सृष्टि मुस्कुराते हुए प्रलय की तरफ देख रही थी। अगर सच में उसे डिवोर्स देने वाला होता या फिर सृष्टि ने जो किया उसके बाद उसे सृष्टि से नफरत होती तो वो कायनात की हेल्प करने के लिए जाता, लेकिन वो आराम से अपना लंच कर रहा था। कुछ देर बाद जब प्रलय का लंच खत्म हुआ तो उसकी नज़र कायनात पर गई जो किचन से बाहर की तरफ आ रही थी। उसने ढेर सारी चीनी और फ्रिज में रखी मिठाई खाई थी, तब जाकर उसे मिर्ची से राहत मिली थी। अब वो सीधा डाइनिंग टेबल पर आई और गुस्से से प्रलय की तरफ देखने लगी। वहीं प्रलय नैपकिन से अपना चेहरा साफ कर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? कायनात गुस्से से बोली, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। प्रलय मुस्कुराया और बोला, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। कायनात दांत पीस कर बोली, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी शादी होने वाली है। प्रलय तुरंत बोला, तो मैं कौन सा मंडप से भाग रहा हूँ? तुमसे शादी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना बिजनेस छोड़ दूँ। हलवाई की दुकान नहीं है मेरी जो एक दिन बंद कर दूंगा तो काम चल जाएगा। इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है जो अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला गया और कायनात बस उसे जाते हुए देखती रह गई। सृष्टि भी अपनी जगह से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बोली, यार मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, मेरा वाला खाना तो मीठा ही बड़ा था। डिस्ट्रॉयर का जूठा जो था, मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। ये बोलकर वो कुसुम जी के रूम की तरफ चली गई क्योंकि वो प्रांस के साथ सोना चाहती थी। ऊपर प्रलय के रूम में जाती तो कायनात वहाँ पर उसके पीछे पीछे भाग आती और इस वक्त उसका कायनात से उलझने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं कायनात को पता था कि अब उसे कहाँ जाना है। वो तुरंत प्राणा मेंशन से बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर मित्तल मेंशन के लिए निकल गई। वेदांश अभी मेंशन में वापस आया था, तभी मेंशन के पार्किंग एरिया में एक गाड़ी और आकर पार्क हुई। वो गाड़ी वेदांश ने ही कायनात को दी थी। कायनात गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ आई और जोरों से चिल्लाई, वेदांश! उसका चिल्लाना सुनकर अपने रूम में अपनी शर्ट के बटन खोल रहे वेदांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो अपने रूम से बाहर निकलकर रेलिंग के पास आकर खड़ा हुआ तो उसकी नज़र कायनात पर गई। उसे वहाँ पर देखकर वो एक पल के लिए चौंक गया और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। अब उसने अपनी शर्ट के बटन दोबारा बंद कर लिए थे। कायनात उसकी तरफ देखते हुए बोली, इन्हें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देखने में मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रलय में है। वेदांश मुस्कुराया और बोला, तो तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हें अपना कुछ दिखाना है? मुझ पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी सृष्टि का हक है। मुझ पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी सृष्टि का हक है। उसकी बात सुनकर कायनात गुस्से से बोली, नाम मत लो मेरे सामने उसका। वेदांश एकदम सर्द लहजे में बोला, जरा जबान संभाल कर बात करना। अगर सृष्टि के बारे में कुछ भी कहा तो आई तो अपने पैरों पर हो जाओगी, मेरे गार्ड्स के हाथों पर। कायनात उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन फिर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर अचानक ही हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख वेदांश तुरंत बोला, तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? कायनात हंसते हुए बोली, नहीं मुझे दौरे नहीं पड़ते, लेकिन मैं तुम पर हंस रही हूँ। कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने प्रलय के साथ जो गेम खेला है उसके बाद प्रलय तुमसे हार गया? तुम्हें पता भी है वो दोनों मिले हुए हैं। सृष्टि जिस तरह से मुझे जवाब दे रही थी, जिस तरह से मेरे सामने बेशर्मी कर रही थी और जिस तरह से वो मुझ पर हाथ उठा रही है ना, साफ पता चल रहा है कि वो प्रलय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और ना ही प्रलय उसे डाइवोर्स देगा। अभी वो बोल ही रही थी कि वेदांश एकदम से बोला, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। कायनात भी चिल्लाई, तुम्हारी गलतफहमी है। अभी अभी उन दोनों को साथ देखकर आई हूँ और जिस तरह से वो दोनों साथ थे ना, साफ पता चल रहा है कि उन दोनों का डिवोर्स इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों राणा मेंशन में अपना लंच एंजॉय कर रहे थे और इतना ही नहीं, जब मैंने सृष्टि को उसके रूम से बाहर निकालने की कोशिश की तो सृष्टि ने मुझे धमकी दे दी कि अगर मैंने उसका सामान रूम से बाहर निकाला तो वो इस बार मेरा मर्डर कर देगी। उसकी बात सुनकर वेदांश उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। कायनात सातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, प्रलय राणा है वो। अगर तुम वेदांश मित्तल हो तो वो भी कुछ कम भी नहीं है। वो तुम्हें पागल बना रहा है और तुम पागल बन रहे हो। वेदांश एकदम से चिल्लाया, बकवास बंद करो अपनी। अगर वो प्रलय राणा है तो अपने घर पर होगा। वेदांश मित्तल को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं।
उसने मेरे सामने सृष्टि के साथ डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं, वो मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकता। कायनात तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली। तो फिर अब तक सृष्टि उसके घर में क्या कर रही है? उसने उसे अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? उसे अपने घर से बाहर निकालेगा तभी तो तुम उसे अपने पास लेकर आओगे ना। लेकिन वो तो अभी भी उसकी बीवी बनकर उसके घर में रह रही है। दिन में दोनों लंच एक दूसरे के साथ कर रहे थे और रात को दोनों एक दूसरे के साथ। और क्या करेंगे ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ये बोलते हुए उसकी इविल नज़रें बहुत कुछ बोल रही थी। वहीं वेदांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत बाहर की तरफ चला गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ चुकी थी। कायनात हाल के बीचों बीच खड़े अपने बालों के साथ खेल रही थी। वो सातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, चिंगारी तो मैंने लगा दी, अब देखते हैं धमाका कितना मज़ेदार होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। पर दावा करती हूँ जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा, क्योंकि इस बार आप कहानी में सृष्टि का एक अलग ही रूप देखेंगे जो प्रलय के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ भी कर गुजर जाएगी। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जैसा कि आप सभी लोग कहते हैं कि इन दोनों को अलग मत करिएगा, तो इस बार कहानी में जो भी होगा प्रलय और सृष्टि एक साथ होंगे, वो अलग नहीं होंगे। बाकी अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए कुछ दूरियां उनके बीच में ज़रूर आएंगी, लेकिन वो भी एक दूसरे की सहमति से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आएगी और कहानी पर आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे। मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब जब मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली की ज़रूरत महसूस हुई है, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। इस बार भी आप लोगों के साथ की उम्मीद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।